आज की बड़ी खबरें। नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं आज की बड़ी खबरों के नाम से। और इस कार्यक्रम की सफलता, ये कार्यक्रम आगे चलवाना, ये आपके हाथ में है। जिस तरह से आपने हमारी बाकी की वीडियो पर जिस तरह से आप प्यार लुटाते हैं, अपना सकारात्मक तरीके से अपनी राय उस पर देते हैं, आलोचना भी करते हैं उसकी, उसी तरह से इस कार्यक्रम को भी आपको आगे बढ़ाना है। यह कार्यक्रम तभी सफल हो पाएगा, तभी आगे चल पाएगा, तब जब आप इस कार्यक्रम को अपना प्यार देंगे। और हमारा मकसद यही है कि दिन भर में आदमी व्यस्त रहता है, कई बार इधर उधर, और दिन भर की जो अलग अलग वीडियो आती हैं उसको नहीं देख पाता है। तो दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर के एक कार्यक्रम बनाया जाए ताकि आपका जो समय है वो कम लगे और पूरी दिन भर की खबरों से आप अपडेट हो जाए। इसीलिए एक नया कार्यक्रम, आज की बड़ी खबर, इस नाम से एक ये नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और इसमें आपके प्यार की दरकार है। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार भरपूर मिलेगा और हम इस कार्यक्रम को जोर शोर से चलाएंगे। इस कार्यक्रम में और नए नए प्रयोग करके इसमें क्या कुछ कमियां हैं, इसमें क्या कुछ और नया सुधार किया जा सकता है, सब चीजें आप बताते रहिएगा। चलिए आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं। आज 5 बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। पहली बड़ी खबर, आज की पहली बड़ी खबर 370 को लेकर के आती है और सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर के आज फैसला सुनाया। 4 साल 6 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया और 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है उस पर बात करेंगे। और इसके बाद दूसरी बड़ी खबर आज की रहेगी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर के एक वीडियो शेयर करते हुए, साझा करते हुए ईवीएम को लेकर के कुछ बड़े सवाल उठाए हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके बाद में तीसरी बड़ी खबर होगी हमारी राजस्थान की राजनीति को लेकर के, जहां पर सट्टा बाजारों ने दिल्ली की नींव हिला डाली है। सट्टा बाजार राजस्थान के क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे। और इसके बाद में चौथी बड़ी खबर अभी कुछ देर पहले आई है, मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। नए मुख्यमंत्री कौन है और किस तरह से उनका विवादों से नाता रहा है। नए मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ उनके जो पुराने विवाद हैं वो भी निकल करके सामने आ गए हैं, आप वो भी जरूर देखिए। और इसके बाद में 5वीं बड़ी खबर पर हम बात करेंगे, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से करीब 350 करोड़ रुपए अभी तक बरामद हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद में अब कांग्रेस ने भी आज एक वीडियो जारी किया है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक वीडियो जारी किया है और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर तल्ख हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, इस पर भी बात करेंगे। तो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर पर बात करते हैं। 370 को लेकर के लोगों का इंतजार था। 4 साल 6 महीने और 6 दिन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने 96 दिन पहले जो फैसला सुरक्षित रखा था उस पर फैसला सुनाया। और 370 को लेकर के क्या अब राजनीति का जो अध्याय था वो खत्म हो गया है। 370 के नाम पर जो राजनीति होती थी वो खत्म हो गई है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाया है, क्या क्या चीजें इसमें अहम रही है, सबसे पहले ये जानिए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को कहा, आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं। केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटा दी थी। इसके 4 साल 4 महीने और 6 दिन बाद आए फैसले में कोर्ट ने कहा, हम आर्टिकल 370 को निरस्त करने के लिए जारी राष्ट्रपति के आदेश को वैध मानते हैं। हम लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखते हैं।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने के आदेश दिए। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दी थी। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थी। 5 जजों की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। बेंच के सामने लगातार 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को खत्म हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिन बाद केस पर फैसला सुनाया। CJI ने कहा, केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हो तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ये दलील खारिज कर दी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता जिसमें बदलाव ना किया जा सके। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। CJI ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट है। एक फैसला चीफ जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है, दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद सूबे के पूर्व CM और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला ने निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा, निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं, संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम भी लंबी दौड़ के लिए तैयार हैं। इससे पहले रविवार को बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पार्टी की 370 को पुनर्बहाल करने की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अपने एक्स हैंडल से किए एक पोस्ट में लिखा, कुछ लड़ाइयां हारने के लिए लड़ी जाती हैं। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में उन याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया था जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधता को चुनौती दी थी। यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था, जिसे केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश से निरस्त कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जम्मू कश्मीर के पूर्व CM गुलाम नबी आजाद ने निराशाजनक बताया। कांग्रेस से अलग होने के बाद डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP की स्थापना करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निराश हैं। कोर्ट का फैसला दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं हैं, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा। आजाद ने संवाददाताओं से कहा, मैंने पहले भी ये कहा है, केवल 2 संस्थाएं हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को अनुच्छेद 370 और 35 से वापस कर सकती हैं, और वे संस्थाएं संसद और सुप्रीम कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच निष्पक्ष है और हमें उम्मीद थी कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के पक्ष में फैसला देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद EVM को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो साझा किया है, और वीडियो साझा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कुछ नए सवाल उठाए हैं। और दिग्विजय सिंह के ये नए सवाल उन सवालों को और हवा देते हैं जो पब्लिक परसेप्शन में है। EVM को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहा है दिग्विजय सिंह ने और क्या है इस वीडियो में, आइए जानिए।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय ने इलेक्शन कमीशन को ट्वीट कर लिखा, क्या ईवीएम हैक हो सकता है। उन्होंने हैकर्स के एक वीडियो का यूट्यूब लिंक शेयर करते हुए लिखा कि इसे अवश्य सुने और समझें। यदि 1% की भी संभावना है तो क्या हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी के द्वारा हैकर्स को इसे प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए? जरा सोचिए। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर करीब 150 रिएक्शन भी आए। दुष्यंत सिंह नागर नाम के एक यूजर ने लिखा, का वर्षा जब कृषि सुखाने देश जानना चाहता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, कुछ तो अप्रत्याशित हुआ है जो बीजेपी जीती है। आपके अलावा कोई और कांग्रेसी ईवीएम पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अब जनता ये भी सोचेगी, क्या कांग्रेस को वोट देना चाहिए जो जनमत की रक्षा कर पाने में असमर्थ होता है, वो जन समर्थन खो देता है। इससे पहले भी कई बार मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ईवीएम पर सवाल खड़े कर चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार दिग्विजय ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। नतीजे के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान चर्चा में रहा। दिग्विजय ने चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। मैंने 2003 से ही ईवीएम के जरिए मतदान का विरोध किया है। क्या हम अपने भारतीय लोकतंत्र को पेशेवर हैकरों द्वारा नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? ये मौलिक सवाल है जिसका समाधान सभी राजनीतिक दलों को करना होगा। भारतीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, क्या आप कृपया हमारे भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करेंगे? दिग्विजय ने एक अंग्रेजी अखबार का आर्टिकल भी शेयर किया। इससे पहले उन्होंने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा, अब कुल 230 सीटों के आंकड़े आपके पास हैं। पोस्टल बैलेट के जरिए कांग्रेस और बीजेपी को पड़े वोटों की संख्या विश्लेषण के लिए प्रस्तुत है। सोचने की बात यह है कि जब जनता वही है तो वोटिंग पैटर्न इतना कैसे बदल गया। दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से चुनाव हारने के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इन आरोपों पर कुछ ऐसे कह दिया जिससे विपक्षी तिलमिला सकते हैं। आइए जानते हैं सीएम शिवराज ने क्या कहा। कांग्रेस की ओर से ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों पर शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो वो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए? वो तो पहले से ही कहने लगे हैं। पता चल गया था हारेंगे तो ईवीएम 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 कह रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का अहंकार हारा है। उन्होंने पहले 10 साल और बाद में 1.25 साल में मध्य प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने जनता के साथ छल किया, धोखा किया और कर्ज माफी जैसे कई वादों को पूरा नहीं किया। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में नकार दिया है। खैर, ईवीएम पर सालों से प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इन सब शंकाओं को कैसे दूर करता है, ये देखने वाली बात होगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर सट्टा बाजार ने राजस्थान की राजनीति वो बदल करके रख दी है। जयपुर से लेकर के दिल्ली तक तमाम समीकरण जो अभी तक बनते हुए दिखाई दे रहे थे, वो ऐसा लगता है कि अब बदल सकते हैं। और वसुंधरा राजे की क्या ताजपोशी होगी, सबसे बड़ा सवाल ये जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये वो सवाल है जो राजस्थान का हर मतदाता पूछ रहा है। सबके पास इस सवाल के अपने अपने जवाब भी हैं और तर्क भी। मुख्यमंत्री को लेकर बढ़ रही उत्सुकता के बीच फलौदी सट्टा बाजार में हर दिन दावेदारों के भाव बदल रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक बीजेपी की बैठकों, बाड़ेबंदी की खबरों और बयानों से सीएम पद के दावेदारों के भाव हर दिन बदल रहे हैं। 8 दिसंबर से पहले दूसरे नंबर पर चल रही वसुंधरा अब सबसे कम भाव के साथ प्रमुख दावेदार बन गई हैं। सट्टा बाजार में अश्विनी वैष्णव दूसरे नंबर पर हैं।
उनसे पहले इस पोजीशन पर ओम बिरला थे, लेकिन 10 दिसंबर को आए ताजा अपडेट में वो चौथे नंबर पर चले गए हैं। शेखावटी सट्टा बाजार में तो राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया भी रेस में बताए जा रहे हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 115 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। 3 दिसंबर को रिजल्ट आते ही फलौदी सट्टा मार्केट ने अर्जुन राम मेघवाल को सीएम का सबसे प्रमुख दावेदार माना। सट्टा बाजार में जिसका सबसे कम भाव होता है वही नंबर 1 माना जाता है। उस समय सबसे कम भाव अर्जुन राम मेघवाल के थे। अगले ही दिन जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के घर विधायकों का जमावड़ा हुआ तो फलौदी सट्टा मार्केट में सीएम दावेदार के भाव बदल गए। अब वसुंधरा राजे सबसे कम भाव के साथ सीएम की प्रबल दावेदार थी। पिछले 10 दिनों में रोज सीएम दावेदार के भाव बदले हैं। वसुंधरा राजे, बालकनाथ, अश्विनी वैष्णव, ओम बिरला और अर्जुन राम मेघवाल पिछले 3 दिन से टॉप 5 दावेदारों में बने हुए हैं। 10 दिसंबर को सीएम की रेस में किसका कितना भाव चल रहा है? वसुंधरा राजे ₹1.25, अश्विनी वैष्णव ₹1.50, महंत बालकनाथ ₹1.75, ओम बिरला ₹2.25, अर्जुन राम मेघवाल ₹2.50, दिया कुमारी ₹4, गजेंद्र सिंह शेखावत ₹4.5, ओम माथुर ₹5 और महंत प्रतापपुरी ₹10। आपको बता दें कि फलौदी सट्टा बाजार के अनुमान लगभग सटीक रहते हैं। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले फलौदी सट्टा बाजार से हार जीत और सीटों के भाव सामने आए थे। तब फलौदी सट्टा मार्केट ने बीजेपी की 115 से 118 सीट और कांग्रेस की 68 से 70 सीट बताई थी। चुनाव का रिजल्ट आया तो बीजेपी ने 115 और कांग्रेस ने 69 सीटें जीती। मार्केट ने पहले ही कांग्रेस के मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी की हार की घोषणा कर दी थी। हालांकि बीजेपी के राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया की जीत बताई गई थी, वो गलत साबित हुई। फलौदी सट्टा बाजार पहली बार तब चर्चा में आया जब इमरजेंसी में सट्टा मार्केट ने जनता दल की सरकार बनने का दावा किया और वो सच हो गया था। इसके बाद देश में चुनाव कहीं भी हो, लेकिन हर पार्टी की फलौदी के सट्टा मार्केट के एग्जिट पोल और भावों पर नजर रहती है। फलौदी में अमेरिका के चुनाव से लेकर बारिश होगी या नहीं होगी, इस पर भी सट्टे लगते हैं। फलौदी सट्टा मार्केट अपना खुद का सर्वे करके ही चुनाव में हर प्रत्याशी का भाव तय करता है। सट्टे से जुड़े लोग उन क्षेत्र में सर्वे करते हैं। वहां सरकारी कर्मचारी लोगों से बात करने के बाद भाव तय किए जाते हैं। मार्केट के लोग ढाणी, गांव, शहर, हर क्षेत्र में अपने लोगों से लगातार संपर्क में रहकर फीडबैक लेते रहते हैं। यहां तक कि अमेरिका चुनाव में भी सट्टा मार्केट वहां रहने वाले इंडियन से सर्वे करवाकर बताता है कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ साथ उनके विवाद भी निकल करके सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने उज्जैन की सीट से विधायक मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ मोहन यादव को लेकर के जिस तरह से उन पर पहले आरोप लगे हैं वो भी निकल करके सामने आ गए हैं। क्या है मुख्यमंत्री का, नए मुख्यमंत्री का जिनका नाम का ऐलान हुआ है, उनका बैकग्राउंड क्या है, विवादों से क्या रिश्ता है, जरा जानिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, इसे लेकर कई दिनों से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया। विधायक दल की बैठक में मोहन यादव के नाम पर सहमति बन गई। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। मोहन यादव को संघ का करीबी बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान ने ही मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में किया था। इस ऐलान के साथ ही सभी कयासों पर विराम लग गया और अब सूबे की कमान मोहन यादव के हाथों में होगी। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से विधायक हैं। देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक हैं।
हालांकि डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा मौजूद रहे। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये दूसरा मौका है जब मालवा अंचल से बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है। इससे पहले देवास जिले से आने वाले कैलाश जोशी एमपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रहे। अब आपको बताते हैं मोहन यादव का सियासी सफर। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय छात्र संघ के सह सचिव रहे। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री और 1986 में विभाग प्रमुख रहे। 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने। उसके बाद 1991-92 में राष्ट्रीय मंत्री, 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, 2004 में सिंहस्थ केंद्रीय समिति के सदस्य, 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, 2011 से 2013 तक एमपी राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मोहन यादव 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से विधायक बने। इसके बाद 2018 और 2023 का चुनाव भी जीते। 2 जुलाई 2020 को उन्हें शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1965 में उज्जैन में पूनम चंद यादव के घर जन्मे। मोहन यादव MA PhD हैं। उनकी शादी सीमा यादव से हुई है और उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी है। उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर चुनाव से पहले कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोहन यादव ने परिवार के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान को गलत तरीके से पास करवाया। इन आरोपों के बाद सरकार ने उज्जैन के मास्टर प्लान को लागू करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि मोहन यादव ने इन तमाम आरोपों को खारिज किया था। मोहन यादव ने माता सीता को लेकर विवादित बयान दिया था। मंत्री ने कहा था, मर्यादा के कारण राम को सीता को छोड़ना पड़ा। उन्होंने वन में बच्चों को जन्म दिया। कष्ट झेलकर भी राम की मंगल कामना करती रही। आज के दौर में ये जीवन तलाक के बाद की जिंदगी जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू, जिनसे कांग्रेस पल्ला झाड़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उनके अलग अलग ठिकानों पर पैसे की गिनती जारी है और कुल मिलाकर के बताया जा रहा है कि करीब 350 करोड़ रुपए धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से बरामद हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत वो सामने आए हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी की है और बीजेपी से कुछ सवाल पूछे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो जारी करते हुए बीजेपी के ऊपर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, जानिए। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो गई है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 354 करोड़ रुपए मिले हैं। हालांकि कई जगहों पर यह आंकड़ा 500 करोड़ के पार भी बताया जा रहा है। अब सिर्फ धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर आयकर विभाग की टीम मौजूद है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि आज यहां भी छापेमारी खत्म हो सकती है। ये देश के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी है। आज इस मामले में आधिकारिक जानकारी साझा की जा सकती है। ओडिशा के बोलांगीर स्टेट बैंक में गिनती करा रहे बैंक के रीजनल हेड भगत बेहरा ने रविवार की देर रात कहा कि 176 बैंक की गिनती पूरी हो चुकी है। इनमें 305 करोड़ कैश मिला है। वहीं टिटलागढ़ में साहू ब्रदर्स के पार्टनर दीपक साहू और संजय साहू के आवास से 11 करोड़, संबलपुर में बलदेव साहू सन्स एंड ग्रुप कंपनीज की शराब भट्टी से 37.50 करोड़ रुपए मिले हैं। इन नोटों की गिनती संबलपुर स्टेट बैंक में चल रही थी। शनिवार रात 9 बजे गिनती खत्म हो गई थी। साहू ग्रुप पर टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग की छापेमारी 6 दिसंबर से ही चल रही है। बोलांगीर स्टेट बैंक में 50 कर्मचारी, 25 मशीनों से
पिछले 3 दिन से दिन रात नोटों की गिनती कर रहे थे। गिनती के दौरान आयकर अधिकारी भी मौजूद रहे। जिन बंडलों की गिनती पूरी हो रही थी, आयकर की टीम उन्हें सील करती जा रही थी। सबसे ज्यादा नगद की गिनती यहीं हुई। धीरज साहू के कारोबारी सहयोगी राजकिशोर जायसवाल के घर के पीछे मौजूद एक घर से भी पैसों से भरी बोरी मिली है। इसमें 30 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। जिस घर में ये रुपए रखे गए थे उसका इस्तेमाल रहने के लिए नहीं होता और घर देखकर लगता है जैसे लंबे समय से यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। छापेमारी के दौरान टूटे हुए सामान से भरी कुछ बोरियों के बगल में पड़ी बोरियों में रुपए रखे मिले। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सांसद धीरज साहू के यहाँ से बरामद रकम उनके परिवार के बिजनेस की है, इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। हालांकि पार्टी ने उनसे जवाब मांगा है कि इतनी रकम कहां से आई। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस मामले में बीजेपी की ओर से अनर्गल बयान दिया जा रहा है, जबकि आयकर विभाग का अभी तक ऑफिशियल बयान नहीं आया है। वहीं कांग्रेस सांसद से करोड़ों रुपए कैश मिलने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन से जवाब मांगा है। कहा है कि आज़ादी के बाद किसी भी सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ा गया होगा। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का मौन तो समझ में आता है, क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। पर टीएमसी, जेडीयू, डीएमके, सपा सहित ये दल चुप बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, कानपुर में कथित बीजेपी समर्थक व्यापारी के घर से 257 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने लिखा, हाल में जो बेइंतहा नकदी बरामद हो रही है उससे बीजेपी सरकार को नोटबंदी की नाकामी का स्मारक बनवा देना चाहिए और उसके नीचे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए अपना माफीनामा भी लिखवा देना चाहिए। इस बात पर सरकार ये भी बताए कि कानपुर में उनके अपनों से पकड़ी गई सैकड़ों करोड़ की नकदी में आखिर में कितना पैसा वापस किया और क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ये थी आज की दिन भर की सभी बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं कि आज आपको पसंद आई होंगी और इसी तरह से हम चाहते हैं कि दिन भर की बड़ी खबरों के साथ में एक कार्यक्रम लाया जाए। इसमें क्या कुछ खामियां रही, कहां पर सुधार हो सकता है, आप इस कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह से कार्यक्रम लेकर के आए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी शिकायत, अपने सुझाव जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।